नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद 6 फरवरी को हुए महापौर चुनाव में कुल 104 मतों के साथ नीता ठाकरे इन्हें महापौर चुना गया, तो वहीं लीला हाथीबेड़ इन्हें उप महापौर एवं नरेंद्र उर्फ बाला बोरकर इन्हें सत्ता पक्ष के नेता के रूप में चुन लिया गया है। गौरतलब है कि नीता ठाकरे 55वें महापौर के रूप में निर्वाचित हुई है, जहाँ महानगर पालिका पदाधिकारियों का पद ग्रहण समारोह मनपा कार्यालय में संपन्न हुआ, जहाँ पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महापौर नीता ठाकरे, उप महापौर लीला हाथीबेड़ और सत्ता पक्ष नेता बाला बोरकर के साथ ही विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक मोहन मतेश, भाजपा शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, बंटी कुकड़े, सभी विजय नगर सेवक एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां महापौर नीता ठाकरे ने जनसेवा का संकल्प लेते हुए जनता का धन्यवाद किया, वहीं उप महापौर लीला हाथीबेड़ एवं सत्ता पक्ष नेता बाला बोरकर ने भी जनता का अभिवादन किया। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के निर्माण के लिए, जैसे टनल बोरिंग मशीन्स हैं, हम लोग करीब 2.5 लाख करोड़ के टनल केवल राष्ट्रीय महामार्ग में बना रहे हैं, और उसी प्रकार से रेलवे की टनल अलग है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग है, तो करीब 3.5-4 लाख करोड़ की टनल देश में बन रही है। तो ये TBM, ये टनल बोरिंग मशीन्स जैसी एडवांस मशीन निर्माण के लिए नई योजना बनाई है, जिसमें हमारी आयात कम हो और हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की इसमें शुरुआत हो। इसमें स्किल जॉब्स और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी इसमें महत्वपूर्ण है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम को सीधी टैक्स राहत है। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है, मिलने वाले बैच पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब निर्णय होता था तो उसमें जो बैच लगता था उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता था, वो नहीं लगेगा। पीड़ित और उनके परिवार को पूरा लाभ होगा, और ये भी मानवीय और सामाजिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बौद्ध सर्किट है, जो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला 22,000 करोड़ का, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका वास्तव्य रहा और जहाँ उन्होंने जीवन समर्पित किया, उन सभी 6 राज्यों में फैले 5 बौद्ध सर्किट के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी, जो पर्यावरण अनुकूल होगी, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को आसान करेगी। इससे नए रोजगार भी निर्माण होंगे। जो बजट है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगी और रोजगार का निर्माण होगा, और रोजगार को निर्माण करने वाली इकोनॉमी ही हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमें बढ़ रही है, और लोगों का चॉइस भी अब लग्जरी बस के बजाय वंदे भारत ट्रेन से है। तो मुझे लगता है कि इन सब के कारण डायरेक्ट जो नेटवर्क है रेलवे का, ये बहुत उपयोगी होगा। उसके साथ इसमें 2 टायर 3 टायर जाने के लिए साधारणतः मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को भी इसमें उपयोग होगा। 20 सेक्टर स्टील पावर को उपयोगी होगा। कारण देश में सी प्लेन की सर्विस शुरू हो जाएगी, और ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी और एक नया पर्यटन को फायदा होगा। जलमार्गों में और 20 जलमार्गों को नई मान्यता मिलकर काम शुरू होगा, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। रेल, सड़क और जलमार्गों को तीनों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल था। बाद में जलमार्ग के साथ हम इंडिया इसको विशेष रूप से प्रायोरिटी मिली है, जिसके कारण अनेक योजनाओं के द्वारा स्थल को भी
करीब 38% बढ़ाकर उसमें भी अनेक योजनाएं साथ में ली जो मैं डिटेल में मैं आपको दूंगा। त्याबद्दल काय सांगा, महाराष्ट्रामध्ये ते अजून महिला जे उद्योजक आहेत त्यांनी त्याचा लाभ घेतला पाहिजे असं काय? जैसे MSME के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट रिजर्व किया है, दूसरी ओर उनके मार्केटिंग के लिए विशेष योजना भी लाई है और महिला बचत ग्रुप जो है ये बना के उनको प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की तरफ से फैसिलिटी भी अवेलेबल की है। और मुझे लगता है कि इन सबका मिला जुला इम्पैक्ट उद्यमशीलता और महिला बचत गट का विशेष रूप से ग्रोथ होगा और बड़े प्रमाण में होगा। बात तो ऐसी है कि हम भूतकाल के अनुभव से सीखकर वर्तमान काल में भविष्य काल की नीति बनाकर फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ये किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है। और आज पहली बार ऐसा साल है कि हमने चावल के उत्पादन में हम वर्ल्ड में प्रथम क्रमांक पर आए हैं। आज अनाज की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो महंगाई के इंडेक्स का अगर आप 10 साल का अध्ययन करेंगे तो इसेंशियल कमोडिटीज जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव में एक तेल को छोड़कर बाकी सब गिनते लगभग स्थिर है। और बाद में हमने राशनिंग दुकानों से भी अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों में अनाज उपलब्ध करके दिया है और उसके लिए सब्सिडी भी बड़े प्रभाव पर दी है। तो ये गरीबों की तरफ ध्यान देकर ही काम हुआ है। इसेंशियल कम्युनिटी में तेल एक ऐसी बात है खाद्य तेल कि जो हमारे देश में पर्याप्त नहीं है, वो हम इंपोर्ट करते हैं और इसलिए तेल बिहार मिशन की शुरुआत करते हैं। हम कोशिश करें कि हम देश इसमें आत्मनिर्भर बने और इसमें हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। सर ये जैसा बजट में आपने बताया कि 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। अभी एक नागपुर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे। फिर पारडी के स्मार्ट सिटी में टाटा के साथ स्किल का काम चालू हुआ। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल ये स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहंदी लगाना भी इम्पोर्टेंट है। हमने 1,30,000 महिलाओं को मेहंदी लगाई, वो लड़कियों को पढ़ा। अभी ये जो तालाब में कौन सा बोलते उसको जलपरी, तो चंद्रपुर की एक महिला जलपरी से दागिने बनाती और मैंने महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी में पार्टी में उसको स्पेशल जगह दी है ताकि जलपरी से वो अलग अलग चीजें पर्सेस बना रही है, बैग बना रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कौशल्य जो होता है वो इंडस्ट्री से लेकर अनेक जगह पर होता है। अभी अच्छा शेप ये भी कौशल्य है। तो हम लोग इस प्रकार के ट्रेड स्किल मैन पावर बड़े प्रमाण पर टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री तक और मेहंदी लगाने से लेकर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट तक, साड़ियाँ बनाना तक, तो मैं खुद 7,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका हूँ मेरे प्रकल्प और बहुत सुंदर साड़ियाँ बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वहीं के वहीं लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कौशल्य की अनेक योजना है। आप इस पर जरूर अध्ययन करिए और कुछ सुझाव होगा तो जरूर। इसके 5 साल में मुंबई और पुणे से लोग नागपुर और विदर्भ में आएंगे, पर हमने तय किया है, सबको बताया कि 80% लोग केवल विदर्भ के होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। अब ये 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जो हमारे यहाँ आई है, जो 1 लाख युवाओं को बिहार में जॉब मिले हैं। वो कहाँ के